नमस्कार, आप देख रहे हैं TV9 और आपके साथ मैं हूं मनीष। आज हम बात करने जा रहे हैं आपके काम की ज़रूरत की, जो प्रोविडेंट फंड से जुड़ी है। दरअसल प्रोविडेंट फंड हर नौकरी पेशा के लिए कितना ज़रूरी है, इसको आपको बताने के लिए हमारे साथ गेस्ट जुड़े हैं, जो आपको समझाएंगे इसके सारे दाव पेच कैसे निकाल सकते हैं, कब निकाल सकते हैं, कितना निकाल सकते हैं, और भी जो भी सवाल आपके मन में प्रोविडेंट फंड से जुड़े हैं उन सारे सवालों का जवाब यहाँ दिया जाएगा। तो हमारे साथ जुड़े हैं अश्विनी राणा जी, जो कि फाउंडर हैं वॉइस ऑफ बैंकिंग के। सर, TV9 पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार सर। नमस्कार सर। जी सर, दरअसल लोगों के मन में होता है कि पीएफ, खास करके जो नौकरी पैसा है जिनका 12% प्रोविडेंट फंड कटता है, तो उनके मन में होता है कि कई तरह के सवाल आते हैं। तो हमने सोचा कि एक शो किया जाए जिसमें एक्सपर्ट के जरिए बताया जाए कि क्या क्या सवाल उनके मन में आते हैं और उसके क्या जवाब हो सकते हैं। तो सर, अक्सर देखा गया है कई बार लोग कहते हैं कि मुझे पीएफ से पैसा निकालना है इमरजेंसी में, तो किन कारणों से या किन मदों में पैसा निकाला जा सकता है सर? भाई, एक तो ये है कि अगर आप पूरी 58 साल की सर्विस पूरी करते हैं तो जी जनरली तो उसके बाद ही आप पैसा वहां से निकाल सकते हैं। जी लेकिन उससे पहले भी निकाल सकते हैं। यदि आप 2 महीने तक आप अनएम्प्लॉयड हैं, आपके जी पास नौकरी नहीं है, तो जितना पैसा भी है आप उसमें से निकाल सकते हैं। जी या फिर आपको मकान बनाना है तो जी मकान पर बनाने के लिए भी 90% तक आप जो है पैसा वहां पर जी ले सकते हैं। 3 साल की आपकी वो सर्विस जो है होनी चाहिए। जी शादी है, जी शादी में भी, लेकिन शादी के लिए एक बार आप पैसा निकाल, 7 साल की सर्विस है, 50% आप निकाल सकते हैं। जी होम लोन चुकाना है उसके लिए भी पैसा निकाल सकते हैं। तो ये जो, जी या आपको मेडिकल इमरजेंसी आ गई तो उसके लिए भी आप पैसा जो है 6 महीने तक की जो आपकी सैलरी है उसको आप विड्रॉ कर सकते हैं। जी उसके लिए सर्विस की कंडीशन नहीं है कि भाई इतने साल की सर्विस होनी चाहिए। जी और वैसे अगर आप पहले 3 साल से पहले पैसा जो है 5 साल से पहले निकालते हैं तो आपको जो है टीडीएस देना पड़ेगा, क्योंकि जी उसकी लॉकिंग पीरियड जो है 5 साल है। तो उससे पहले अगर आप निकालते हैं तो आपको उसके ऊपर टैक्स कट तो जाता है। मतलब लेकिन 5 साल इन से पहले केसेस आप में निकालेंगे आप तो आपको अगर, टीडीएस देना पड़ेगा 5 साल से पहले? नहीं, इस इन कारणों पर आप निकालेंगे तो आपको कोई ऐसा नहीं। अच्छा सर, इन कारणों का तो फिर हमें हवाला देना पड़ता होगा, कोई रिसिप्ट देनी पड़ती होगी, या कैसे होता है इसका प्रोसेस? हाँ बिल्कुल, उसके लिए प्रूफ आपको देना है। हाउसिंग लोन लिया है तो बैंक के साथ जी और बायर के साथ जो एग्रीमेंट हुआ है, हॉस्पिटल का कोई बिल है, उसकी पेमेंट करनी है वहां पर, तो उसका वो चाहिए। जी और होम लोन क्लियर करने की इमरजेंसी है, शादी है तो शादी के एक्सपेंसेस जो हैं उसका एक एस्टिमेटेड वैल्यू चाहिए। यानी प्रूफ चाहिए जिस चीज के लिए भी हम पैसा निकाल जी रहे हैं। जी सर, एक सवाल आता है, अक्सर देखा गया है कई लोगों की नौकरी चली जाती है, तो क्या नौकरी चले जाने के एवज में अगर मैं बेरोजगार हो गया हूँ तो क्या मैं पीएफ का पूरा पैसा निकाल सकता हूँ एक बार में? हाँ बिल्कुल, 2 महीने तक अनएम्प्लॉयड है तो पूरा पैसा निकाल सकते हैं। जी लेकिन अगर आप चाहते हैं कि मैं पैसा ना निकालूं हम्म और आप नई नौकरी में जाते हैं तो वो सेम जो पैसा है आपका अकाउंट है वो वहां पर फंड ट्रांसफर हो जाता है। लेकिन उसके लिए आपको चेक करना चाहिए जी कि जो पैसा मेरा पहली कंपनी में था वो दूसरी कंपनी में जब मैंने ज्वाइन किया है जी तो वो मेरा क्रेडिट उस कंपनी का दिख रहा है और नहीं दिख रहा। जी सर और वैसे भी एम्प्लॉइज को जो है अपने अकाउंट में जाकर देखते रहना चाहिए कि कंपनी या मेरा जो एम्प्लॉयर है या जो कॉन्ट्रैक्टर है वो जो मेरा पैसा काट रहा है, सैलरी स्लिप में दिखा रहा है, क्या वो ईपीएफओ में पैसा जमा हो रहा है कि नहीं हो रहा है। कई जी बार, बहुत बार ऐसी कंपनियां फ्रॉड करती हैं जी कि एम्प्लॉय का पैसा काट लेती हैं, लेकिन वो पैसा आपके अकाउंट में नहीं पहुंचता है या गलत किसी अकाउंट में जा रहा है। जी तो इसलिए टाइम टू टाइम उनको ये भी चेक करते रहना चाहिए। जी, तो हमको समय समय पर ईपीएफओ के पोर्टल पर जाकर चेक करना चाहिए, और ये पोर्टल सबके लिए मान्य है। वहाँ केवल आपको अपना यूएएन नंबर डालना होता है और पासवर्ड डालना होता है। उस पर देख आप पासबुक से देख के सारी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। सर, इसमें देखा गया है कि बिल्कुल। इंटरेस्ट जो होता है पीएफ का, वो सबसे मेन पूंजी होता है प्रोविडेंट किसी भी नौकरी पेशा कर्मचारियों के लिए, ताकि क्योंकि इस पे इंटरेस्ट जो है कंपाउंडिंग में बढ़ता रहता है। तो इसीलिए एक कैलकुलेशन बताता हूँ कि सर, अगर मान लीजिए किसी की 50,000 सैलरी है और वो 30 साल का इंसान है, 58 पे वो रिटायर होता है, तो वो 50,000 की सैलरी आपका इतना पावरफुल है पीएफ चीज़, और ख़ास करके उसका इंटरेस्ट, कि वो 5 करोड़ का फंड बना सकते हैं। तो ऐसे में कई लोगों को पीएफ का समझ नहीं आता है, वो कोई भी छोटी मोटी ज़रूरतें होते हैं तो पैसा फटाक से निकाल लेते हैं पीएफ से। तो ये सवाल उन लोगों के लिए है सर, कि बार बार पैसा निकालना क्या सही है पीएफ से?
नहीं नहीं, जब तक जरूरत ना हो मैं कहता हूँ नहीं निकालना चाहिए। जी। क्योंकि इसमें जैसे आपने बताया कि कम्युलेटिव इंटरेस्ट होता है, जी। आपकी जो पैसा है वो मतलब उसके ऊपर कोई इनकम टैक्स भी नहीं लग रहा, जो आप जी। उसमें अर्न कर रहे हो, जो जी। इंटरेस्ट अर्न कर रहे हो उस पे कोई इनकम टैक्स आपका नहीं है। जी। जब आप पैसा लेंगे तब भी कुछ नहीं है, तो इसलिए इस पैसे को बार बार बिना जरूरत के, बिना इमरजेंसी की जरूरत के नहीं निकालना चाहिए। आप पीएफ में भी देखेंगे जी। बहुत सारे लोग जो हैं वो पैसा उसमें वहां जमा ही करते हैं, 1.5 लाख की लिमिट है जी। जो पीएफ का अकाउंट खोलते हैं, तो जी। वो चाहे उनका टैक्सेबल बन रहा है नहीं बन रहा, और 1.5 लाख जमा कर देते हैं, क्योंकि वहां पर भी उनको 7.10 आजकल वहां इंटरेस्ट है, जी। तो वो भी इंटरेस्ट मिलता रहता है। और वो बहुत कम्युलेट हो जाता है जब वो रिटायर कोई आदमी होता है, और जी। 15 साल का वो खाता है, उसमें भी आप एक्सटेंड करा सकते हैं। तो ये एक बहुत अच्छी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी है हमारे एज ए रिटायरमेंट बेनिफिट जी। के लिए, कि जब हम जी। रिटायर होते हैं तो हमारे पास एक अच्छा खासा फंड रहता है, क्योंकि जी। ईपीएफओ में पेंशन तो है नहीं इतनी जी। अभी तक। तो जी। इसलिए जो फंड है हम्म। वही एक हमारी जमा पूंजी है। जी, आपके भविष्य का एक सबसे बड़ा हथियार है आपका प्रोविडेंट फंड। तो इसको कोशिश करें कि इमरजेंसी के लिए ही निकालें, बीच बीच में निकालने से आपको जो कंपाउंडिंग इंटरेस्ट का फ़ायदा है वो नहीं मिलेगा। जी सर, मैं क्या सही कह रहा हूँ? इस इससे अच्छा, जी। अगर आपको होम लोन लेना है तो आप बैंक से ले लीजिए, जी। लेकिन पीएफ को मत छेड़िए आप। जी। तो वहां पर आप अगर जो पैसा लोन लेंगे तो आपको उसमें डबल बेनिफिट मिलेगा, कि जी। इंटरेस्ट वहां पर कम है, हम्म। और फिर आपके इनकम टैक्स में भी आपको उसके अंदर रिबेट मिल जाए कि आप पुराने रिजीम में हैं तो। जी। और आस्ता आस्ता उसकी जो ईएमआई आपकी जाती रहती है, लेकिन यहाँ कम्यूट हो रहा है, तो दोनों में जी। से मुझे लगता है कि बैंक से हाउसिंग लोन लेना वो ज्यादा एडवाइजेबल है। जी सर, ऐसा देखा गया क्या पीएफ पे हम लोन भी उठा सकते हैं क्या? जैसे मान लीजिए एलआईसी मैंने करा रखा है और अगर 3 साल का लॉक इन मैंने पूरा कर लिया तो उसके बाद एलआईसी आपको लोन की सुविधा देती है। तो क्या प्रोविडेंट फंड या ईपीएफओ ऐसी कोई सुविधा देता है कि आप लोन उठा सके पीएफ से बीच में और धीरे धीरे हाँ, पार्शियल उसको पीएफ चुका पीएफ दें? से भी पीएफ से भी लोन ले सकते हैं। जी। आप पूरा विड्रॉ ना करिए, कोई लोन लीजिए और उसको बाद में देते रहिए। जी, तो उस पर सर कुछ मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट भी देना होता है? हाँ, इंटरेस्ट तो देना ही पड़ेगा ना, आपने पैसा लिया है तो पैसा पे करना है, आपने वो पैसे को इस्तेमाल कर रहे हैं, जी। तो उसको आपको देना पड़ेगा। वो तो लोन है, लोन तो कोई भी फ्री ऑफ कॉस्ट होता नहीं है। जी सर, ऐसा देखा गया था कोविड के टाइम पे बहुत सारे लोगों ने पीएफ विड्रॉल किया था और ईपीएफओ ने भी काफ़ी आसान कर दिया था उस समय में, ताकि लोगों को जल्दी से जल्दी पैसा मिल पाए और आसानी से मिल पाए। तो उस टाइम पे काफ़ी संख्या में लोगों ने, क्योंकि लोगों की नौकरियां चली गई थी या सैलरी आदि हो गई थी या बहुत सारी मुसीबतें आई थी, तो ईपीएफओ ने एक प्रावधान बनाया था कोविड का कि कोविड के लिए अगर आप अप्लाई करते हैं तो आपको 2 से 3 दिन के अंदर पैसा आपके अकाउंट में आ जाता था। तो अमूमन सर ऐसे पैसा निकालने में कितना समय लगता है पीएफ से? नहीं नहीं, जल्दी हो जाता है, अभी तो सभी ऑनलाइन सिस्टम है, जी। तो इसलिए कोई दिक्कत नहीं है। और रिटायरमेंट में भी जब पैसा निकालते हो 1 लाख, तो आप एटीएम से, यूपीआई से उसके निकाल सकते हो। तो जी। और भी इसके अंदर जो जिसका ना ये एक आसान ईपीएफओ में चीजें होती जा रही हैं जी। आस्ता आस्ता, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन इतनी बड़ी है, इतने लोग जुड़े हैं, तो जो बोर्ड है ईपीएफओ का वो कुछ ना कुछ अपने मेंबर की सुविधाओं के लिए कुछ ना कुछ हर साल जब भी मीटिंग होती है तो उसमें सिर्फ इंटरेस्ट का ही डिसीजन नहीं करता, और सुविधाएं कैसे मेंबर्स को मिलें उसके ऊपर भी चर्चा होती रहती है। जी सर, एक बार में हम पीएफ से कितना अमाउंट निकाल सकते हैं? सपोज कीजिए मेरे पीएफ अकाउंट में 2 लाख रुपए है, तो मैं क्या 2 का 2 लाख एक बार में निकाल सकता हूँ? नहीं नहीं, 2 लाख तब निकाल सकते हैं जब आप अनएम्प्लॉयड हो गए, 2 महीने जी। तक आप एम्प्लॉयमेंट में नहीं है, तभी जी, 2 लाख रुपए निकाल सकते हैं। तब पूरा पैसा नहीं तो निकाल सकते हैं। आप इमरजेंसी में अपनी हेल्थ के इशू के लिए निकाल सकते हैं, आप शादी के लिए 50% निकाल सकते हैं, जी। मकान लेने के लिए 90% निकाल सकते हैं। जी। लेकिन पूरा का पूरा पैसा सिर्फ, या तो आपकी टर्म पूरी हो गई है यानी जी। 58 साल की एज हो गई है, जी। या आप 2 महीने तक अनएम्प्लॉयड रहे हैं तो।
जी सर, ऐसा आजकल एक ट्रेंड देखा गया है, क्योंकि लोग आजकल जो युवा हैं, पहले के ज़माने में तो लोग एक जगह काम करते थे, वहीं से रिटायर होते थे, तो उनका रिटायरमेंट फंड भी इसीलिए बहुत बड़ा बनता था। और कहा भी जाता था कि ये प्रोविडेंट फंड जो है उनकी रिटायरमेंट का सबसे बड़ा हथियार है। लोग अपने बच्चों की शादियाँ भी करते थे, लोग घर भी बनाते थे प्रोविडेंट फंड के पैसे से। लेकिन आज देखा गया है, आज के दौर में नौकरी ज़्यादा दिन तक लोग करते नहीं है। कहीं 2 साल किया, कहीं 3 साल किया, कहीं 5 साल मैक्सिमम कर लिया, उसके बाद नौकरी बदल ली। तो उसके बाद कई बार देखा गया कि लोग पीएफ का पैसा ट्रांसफ़र भी नहीं करते हैं, तो वहाँ पड़ा रहता है। तो कई बार हमारे सोशल मीडिया पे भी सवाल आया है ये, इसलिए मैं पूछ रहा हूँ। तो ऐसे में आपको क्या नुकसान झेलना पड़ सकता है? क्योंकि आप ट्रांसफ़र नहीं करेंगे तो आपको इंटरेस्ट का फ़ायदा नहीं मिलेगा। तो ऐसा क्या होता है सर? नहीं, जब ऐसा है कि वो उसमें कंटिन्यू जो है वो पैसा जमा होते रहना चाहिए। जी। उस पे तो इंटरेस्ट जितना पैसा है उस पे मिलता रहेगा। जी। लेकिन जो आपका नई जगह गए हैं वहां पर अगर आपने अपना अपना पीएफ का नंबर नहीं दिया और वो पैसा वहां पर क्रेडिट नहीं हो रहा तो फिर आपको नुकसान है। वो जी। अलग अलग अकाउंट तो खुलेंगे नहीं, सेम अकाउंट रहना चाहिए। इसलिए मैंने पहले भी कहा कि कंटिन्यूटी बनाए रखनी चाहिए। जी। चेक करना चाहिए नई कंपनी में जाने के बाद भी कि भाई आपका अकाउंट नंबर उनको दे दिया जाए कि भाई ये अकाउंट है मेरा, इसमें जो है पैसा और अगर अनएम्प्लॉयड 2 3 4 महीने के लिए हो भी गए हैं तो जी। पैसा मत निकालिए। नई कंपनी में जब आप ज्वाइन करते हैं तो वहां का पीएफ का कट के उसी अकाउंट में जाते रहने देना चाहिए। निकाल लेंगे तो नुकसान होता। जी सर, ये जो अकाउंट ट्रांसफ़र की बात आ रही है, तो जब मान लीजिए नौकरी स्विच करता है कोई इंसान, तो आजकल ईपीएफओ का सिस्टम इतना ट्रांसपेरेंट हो गया है कि आप ऑनलाइन भी जाके मतलब आराम से ट्रांसफ़र कर सकते हैं। पहले उसमें आपको एम्प्लॉय के सिग्नेचर लेने पड़ते थे, तमाम कई तरह के दस्तावेज भी जमा करना पड़ते थे। तो अब क्या सर ऑनलाइन से सुविधा आसान हो गई है? नहीं, ऑनलाइन से आसान है लेकिन आपको वो सारा कुछ नंबर जो है अपना नंबर ही जो जी। आपको नए एम्प्लॉयर को आपको देना है जी। तो ही वो पैसा जो है काट के आपके अकाउंट में भेजेगा। मतलब जी। उसके पास आपके पुराने जो भी आपका अकाउंट चल रहा है जी। उसका नंबर जो है एम्प्लॉयर के पास होना चाहिए। एम्प्लॉय जो एम्प्लॉयर को देगा कि ये मेरा अकाउंट है तो इसमें ही जाता रहना चाहिए, तभी उसमें जाएगा वो। जी सर, आपने अभी कुछ देर पहले एक बहुत अच्छी बात कही कि कई सारी कंपनीज़, मतलब मैं बड़ी कंपनीज़ का तो नहीं बात कर रहा हूँ, छोटी कंपनीज़ या फिर दुकान टाइप के या प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज़ कई सारी ऐसी हैं, पूरे इंडिया की बात कर रहा हूँ, जहाँ आपका प्रोविडेंट फंड तो कटता है लेकिन वो टाइम पे जमा नहीं होता है। तो टाइम पे जमा नहीं होता है तो इसका इंटरेस्ट भी आपको टाइम पे नहीं आता है। तो ऐसे में कर्मचारियों को क्या करना चाहिए? वो मतलब इसके लिए क्या कर सकते हैं? नहीं, आप ये मत कहिए कि बड़ी कंपनी नहीं। अब मैं जी। वो एक मीडिया हाउस का ही नाम नहीं लेना चाहता। जी। उसके यहाँ भी ये काम होता रहा कि अच्छा। बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन थी। तो बड़ी-बड़ी कंपनी वाले भी करते हैं। कई बार उनसे गलती से भी हो जाता है कि भई वो पैसा ट्रांसफर नहीं हुआ या कई बार उनके पास फंड्स की क्रंच आ गया तो उन्होंने कहा कि भई 1 महीने नहीं हम 2 महीने का इकट्ठा जो है पैसा दे देंगे। तो ये छोटा हो या बड़ा हो एम्प्लॉयर के उसके विल पे डिपेंड करता है कि वो सोच कैसी है उसकी। तो जी। इसलिए एम्प्लॉय को ही समय-समय पर अपना अकाउंट को वेरीफाई करके देखना पड़ेगा कि मेरा पैसा जो कटा है, क्योंकि सैलरी स्लिप मिलती है सब जगह पर कि जी। ये आपका पैसा हमने काटा है, तो वो अकाउंट में गया कि नहीं गया। तो वो एक बहुत ज़रूरी है। जागरूक एम्प्लॉय को ही होना पड़ेगा। जी। एम्प्लॉयर तो कभी भी गड़बड़ कर सकता है। जी सर, जागरूक मतलब आप बता रहे हैं, जागरूक आपको खुद होना पड़ेगा। और इसके लिए ईपीएफओ समय समय पर ट्वीट के जरिए या कई सारे पोस्ट के जरिए आम लोगों को बताता रहता है कि आप कैसे इसके लिए जागरूक हो सकते हैं और कहाँ कंप्लेन कर सकते हैं। सब कुछ बना हुआ है, बस ये है कि आपको जागरूक होने की बात है। सर, अब आते हैं थोड़ा चिकित्सा और घर बनाने पे। जैसे कि आपने बताया कि चिकित्सा अगर घर खरीदने के लिए मैं पीएफ से पैसा निकालना चाहता हूं तो 90% तक की राशि मिल जाती है। तो सर, इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? मान लीजिए कि मैं घर खरीदने जा रहा हूं और मुझे 90% का पीएफ निकालना है, तो मुझे उसके लिए कैसे अप्लाई करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा? जी सर। क्या है कि वो वहां पर फॉर्म भर के आप जो जी। है ना आपको फॉर्म भरना पड़ेगा जी। उसके लिए। चिकित्सा के लिए तो 6 महीने की सैलरी आप निकाल सकते हैं। 6 महीने होम की। लोन के लिए 90% आप ले सकते हैं। जी। तो जो आपका एस्टिमेटेड बिल जो देते हैं जब आप जी। हॉस्पिटल में एडमिट हुए मान लो, तो जी। हॉस्पिटलाइजेशन का केस है, तो आपको वो एस्टिमेट बताएंगे कि आपका ये ऑपरेशन होना है, इतना आपका अमाउंट जो है लगेगा। अगर आपका इंश्योरेंस है तो वो इंश्योरेंस से
आपका क्लियर होके आ जाता है। नहीं है तो आप उनसे ले लीजिए और वो आप सबमिट कर दीजिए कि भाई ये मेरा ऑपरेशन है और इतना पैसा लगेगा, तो 6 महीने की सैलरी आपको जो है वो एडवांस में वहां से वो उतना अमाउंट तक मिल सकता है। होम लोन के लिए 90% जो है आप होम लोन चुकाना है तो आप वो सटल जो बैंक में आपका कितना ड्यू है उसके लिए आप उनसे एक सर्टिफिकेट ले सकते हैं कि दिस मच अमाउंट इज ड्यू विद इंटरेस्ट और टोटल इतना जो है ये ड्यू है इनका। तो वो आप वहां पर वही सर्टिफिकेट जो है अपने एप्लीकेशन के साथ लगा के ऑनलाइन दे देंगे तो वो कंसिडर हो जाएगा। जी सर, अब आते हैं थोड़ा शादी और एजुकेशन के मामले में। तो एजुकेशन का जो नियम कहता है ईपीएफओ का कि आप अपने योगदान, जितना आपने योगदान दिया हुआ है पीएफ में, ईपीएफओ में, तो 50% तक आप अपने बच्चे की पढ़ाई के लिए, वो भी 10वें की बाद, मतलब बड़े क्लास की पढ़ाई के लिए निकाल सकते हैं। वहीं शादी की बात करें तो लेकिन यहाँ एक क्लॉज है कि 7 साल आपकी सेवा कम से कम होनी चाहिए, मतलब 7 साल आपके पीएफ का पैसा जमा होना चाहिए। तो सर ऐसे केस में क्या होता है? नहीं, उसमें भी भाई आपका जो पैसा जमा हुआ है उसी का 50% हम ले सकते जी हैं। उसमें 7 साल की सर्विस की कंडीशन है कि 7 साल आप सर्विस में है, 7 साल आपका पीएफ जो है कटता रहा है, तो उसके बाद ही आप एलिजिबिलिटी उसकी आती है। और जनरली कोई जब 7 साल के बाद एजुकेशन की या शादी की नौबत आती नहीं। हाँ, अपनी शादी के बारे में हो सकता है, लेकिन बच्चों की शादी जो है वो उसकी जो नौकरी के लगभग 50 साल की एज में जाकर और एजुकेशन की 40-45 की जाके एज में आती है, तो तब तक वो इससे ज्यादा सर्विस कर लेता है, तो इसलिए उसमें कोई दिक्कत नहीं होती। तो वो उसको जो है शादी का एक एस्टिमेटेड जो खर्चा है जी और एजुकेशन लोन के लिए जो यूनिवर्सिटी का जो कॉल लेटर होता है और जो डिमांड लेटर होता है जी वो आप वहां पर एज ए डॉक्यूमेंट उनको दे सकते हैं। जी सर, अब सर आते हैं ज़रा यूएएन पे, क्योंकि जो यूएएन नंबर होता है अब वो यूनिफाइड हो गया, सिंगल नंबर हो गया है। पहले अलग अलग हो भी जाते थे, तो इसका फ़ायदा लोग समझ नहीं पाते हैं। इसलिए आप एज एन एक्सपर्ट जरा दर्शकों को बताएं कि यूएएन नंबर होना कितना ज़रूरी है और एक नंबर होने से आपको कितने फ़ायदे मिलते हैं। जी या वही आपका जैसे आधार है तो आपका जी आधार आप ही का नंबर है जी वो, और नंबर किसी के पास नहीं हो। तो ऐसे ही यूएन जो नंबर बना है वो आपका, मतलब आपकी ईपीएफओ में आइडेंटिटी जो है जी आपके उस नंबर से ही है, जी आपके नाम से, आपके ऑर्गेनाइजेशन के नाम से नहीं है। आप वहां पर जो पहचाने जाते हो वो यूएन नंबर के साथ ही पहचाने जाते हो। जी सर, यूएन में कई बार देखा गया है, मतलब मैं लोगों का एक्सपीरियंस आपसे शेयर करूंगा कि यूएएन नंबर कई बार दो भी हो जाते हैं, मिसमैच भी कर जाते हैं। उसमें लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि पुराना, नई कंपनी ज्वाइन की, पुराना यूएएन नंबर डाल दिया तो उनका पीएफ ट्रैक नहीं हो पाता है। तो ऐसे में लोगों को क्या करना चाहिए? आप सलाह देंगे यूएएन नंबर अपना एक ही रखें? यूएन नंबर एक ही रहेगा, एक ही रखना चाहिए, जी क्योंकि आप नया नंबर क्रिएट नहीं कर सकते हैं। पुराना जी जो नंबर है उसी को आप कंटिन्यू करेंगे और नई सर्विस में जाने के बाद भी उसी नंबर को आप कंपनी में ज्वाइन देंगे। तो इसलिए उसको आपको बार बार चेंज भी नहीं करना। अगर जी आपने पहला एक अकाउंट बंद कर दिया है, यानी आपने सारा पैसा निकाल लिया, खत्म हो गया, तो आपका नया नंबर बनने की बात आती है। लेकिन अगर आप स्विच कर रहे हैं तो सेम यूएन नंबर ही आपका कंटिन्यू होगा। जी सर, एक चीज़ और देखा गया अमूमन कि जो बैंक लिंक होता है आपके ईपीएफओ से, उस बैंक लिंक में कई बार भी गड़बड़ी पाई गई है, कई सारी गड़बड़ियां पाई जाती हैं, जिसके आधार पर आप विड्रॉल तो करते हैं, क्लेम करते हैं विड्रॉल के लिए, लेकिन आपके अकाउंट में पैसा नहीं आ पाता है। तो आप दोष देने लगते हैं कि मुझे 1 महीना हो गया, मुझे 2 महीने हो गए, मेरा पैसा अभी तक आया नहीं। तो ये कितना ज़रूरी है और आपको समय समय पर कैसे चेक करते रहना चाहिए, इसके बारे में ज़रा बताइए सर। भाई आपका जो यूएन नंबर से सारा जो ईपीएफओ में आपकी डिटेल जो है वो जी आपको देखनी चाहिए कि भाई मैंने जो भरी है या उन्होंने जो फीड किया है वो ठीक है, एड्रेस, जी टेलीफोन नंबर, ईमेल, सारा डाटा जो है वो ठीक है कि नहीं ठीक है। और जब आप कोई के लिए विड्रॉ के लिए कर रहे हैं तब भी आपको सही अपना अकाउंट नंबर, क्योंकि पैसा तो वहीं आएगा, तो वो ठीक दे रहे हैं कि नहीं दे रहा। तो ये इम्प्लाई की भी जिम्मेवारी है कि जब जी वो गलती वहां भी हो सकती है, क्योंकि जी ये टेक्निकल क्लरिकल मिस्टेक है। लेकिन हमें अपनी तरफ से ये ध्यान रखना चाहिए कि हम जो है जब भी कोई फॉर्म भर रहे हैं या कोई डिटेल भर रहे हैं
तो उसमें उसको 2 बार 3 बार वेरीफाई करने के बाद ही हम सबमिट करें कि हमारी डिटेल जो है वो ठीक वहाँ पर जा रही है कि नहीं जा रही। जी, जी सर, तो उम्मीद है कि दर्शकों को समझ में आ रहा होगा, क्योंकि हमारा ये शो करने का मकसद ही यही था, क्योंकि हमारे पास पिछले 3-4 दिन से लगातार ऐसे बहुत सारे सवाल सोशल मीडिया के जरिए आ रहे थे, क्योंकि ईपीएफओ में लगातार नए-नए अपडेट आते रहते हैं, सरकार अपडेट जारी करती रहती है। तो हमने सोचा कि दर्शकों को इस जरिए बताया जाए कि वो कहाँ मिस्टेक कर रहे हैं, क्यों उनका पैसा समय पर नहीं आ रहा है और एक्चुअली नियम क्या है, वो नियम का पालन कर भी रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। तो एज एन एक्सपर्ट सर, आप आम दर्शकों को क्या सलाह देना चाहेंगे? देखिए, अभी सोशल मीडिया पर ईपीएफओ भी है, तो जी, आप ट्विटर पर भी उनके साथ जुड़ सकते हैं, जी, तो आपको अपडेट मिलती रहेगी। आप रेगुलर, क्योंकि आज ज़्यादातर जो लोग हैं वो पढ़े लिखे भी हैं, तो जी, आप उनकी वेबसाइट पर भी मतलब हर रोज़ तो आप नहीं गए, जी, 15 दिन बाद, 20 दिन बाद, क्योंकि जब आप हाथ में ही आज आपके मोबाइल में सारा कुछ है, तो जी, हमें वो खोल के देख लेनी चाहिए कि कोई नया उसके अंदर नियम जो है वो जी, उसके अंदर दिख रहा है कि नहीं दिख रहा। ट्विटर है तो ट्विटर पर भी वो कुछ अपडेट हमें भेज रहे हैं, नहीं भेज रहे, जी, या हमारी मेल है या हमारे एसएमएस में भी कोई नई उनकी जानकारी आई है, तो वो ज़रूर हमें अपडेट अपने आप को रखना चाहिए। हम डिपेंडेंट ना हो, हम जी, सेल्फ डिपेंडेंट होकर अपनी जानकारी को अपने फ़ायदे के लिए जी, ये जानकारी जो है वो और लोगों को भी शेयर कर सकते हैं। जब जी, आप अपडेट होंगे, तो आप जी। अपने बाकी जो ग्रुप्स हैं, उन लोगों को भी सलाह दे सकते हैं, भई इस प्रकार से ये अपडेट आया है। जी, अब तो सर सरकार ने डिजी लॉकर भी सिस्टम बना दिया है, जहां आप एक ही प्लेटफॉर्म पर सारा कुछ देख सकते हैं, चाहे वो आपका ईपीएफओ भी है वहां पे, पीएफ का हो, चालान का हो या फिर आपकी बैंकिंग सेवाओं का हो, तो आप एक डिजी लॉकर से आप सारा काम बिल्कुल आसानी से कर सकते हैं। तो सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद इतनी सारी जानकारी देने के लिए। उम्मीद है दर्शकों को उनके सवाल का जवाब ज़रूर मिला होगा। तो ऐसी ज़रूरी जानकारी आप समय समय बताते रहते हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। नमस्कार। जी, तो ये थे एक्सपर्ट जो बता रहे थे ईपीएफओ कितना पावरफुल हथियार है आपका। तो इसका इस्तेमाल सोच समझ के करें और कोशिश करें कि बार बार ईपीएफओ से बिना किसी मतलब के, बिना किसी ज़रूरत के पैसे ना निकालें, नहीं तो उससे आपका जो लास्ट में इंटरेस्ट जोड़ के मिलता है वो कम हो जाएगा और वो रकम आपकी कम हो सकती है। तो ऐसी ज़रूरी जानकारियों को देखने के लिए देखते रहिए TV9। नमस्कार।